हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 47 और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन अपना देखो ध्यान से, कुल मिला के अपने 46 लेक्चर हो चुके हैं। तो 47, 48, 49, 50, 51। ठीक है ना। तो कितने लेक्चर कुल मिलाकर के अपने पास 5 लेक्चर बचे हुए हैं। तो इन 5 लेक्चर्स के अंदर अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में मॉड्यूल भी अपने को डिस्कस करना होगा। ठीक है ना। और ग्रेविटेशन वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद में मेरी जो क्लास है जब आपकी ऑफ हो जाएगी, कोई दूसरे सर हैं उनकी क्लासेज आपकी आएगी भी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपके लास्ट में, सिलेबस के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो मैं आपको वापस में ही करूंगा भी। इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन, ये जो चैप्टर है ये आपको वापस में ही कराऊंगा। ठीक है ना। तो ये मेरे द्वारा 11th क्लास का पढ़ाए जाने वाला लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना। और उसके बाद में 12th भी मैं आपको लास्ट के जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं स्टार्टिंग। ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले अपन जानते हैं ग्रेविटेशन होता है क्या होता है भी। एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ठीक है ना। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा अपन स्टार्ट करते हैं। चलो ग्रेविटेशन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं अपन। फिर अपन पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ध्यान से देखना, तो ये होता है आपके पास है फंडामेंटल फोर्स। एक होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है ना। एक होता है, ध्यान से देखना, तो ये सेंट्रल फोर्स होता है एक प्रकार का। और एक ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। एक ध्यान से देखना, तो कभी भी ये रिपल्सन नेचर का नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है अभी ये बात होगी भी। तो ये तो इस फोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको पता ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद सीधा अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, क्या आपके पास है दो मास पार्टिकल्स है, m1 m2। ठीक है ना। अब इस m1 पे m2 फोर्स लगाता है, m2 पे m1 फोर्स लगाता है। अपन बात करते हैं m2 की बात करते हैं। तो क्या इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास आ रहा है। तो यहां पे इस m1 पे ये फोर्स लगाता है और m2 पे ये m1 फोर्स लगाता है। दोनों के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो लगने वाला जो फोर्स होता है इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है आपके पास है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपके पास है जो G होता है, इस G को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है अभी, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वेक्टर फॉर्म देखो ध्यान से, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो m1 के रेस्पेक्ट में m2 का पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा। तो इस पोजीशन वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और m1 के कारण m2 पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये आपके पास F21 बन गया अभी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपके पास में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख देंगे Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना बन जाएगा आपके पास, R21 का स्क्वायर। और इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है F21 की डायरेक्शन R21 की अपोजिट है, क्योंकि R21 तो 1 से 2 की तरफ है और फोर्स आपके पास में 2 से 1 की तरफ है, क्योंकि एट्रैक्शन नेचर का फोर्स है। तो इसकी डायरेक्शन के लिए अपन लिख देंगे माइनस का R21 केफ। अब बात सुना भी, आपके पास है जो R21 केफ है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, R21 वेक्टर अपॉन R21, तो ये आपके पास R21 क्यूब बन जाएगा। तो माइनस का Gm1 m2 अपॉन R21 क्यूब, ये क्या बन जाएगा आपके पास, R21 वेक्टर बन जाएगा। अब यहां पर अपन जानते हैं कि R21 वेक्टर और R12 वेक्टर एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ R21 वेक्टर होता है अभी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर Gm1 m2 अपॉन R21 क्यूब और माइनस का R21 वेक्टर, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, R12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा R12 वेक्टर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, F21 बोल सकते हैं, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान से। अगर अपने को इसी प्रकार से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहिए, तो ये भी आपके पास में क्या बन जाएगा, माइनस का Gm1 m2 अपॉन क्या देगा आपके पास R12 स्क्वायर, R12 केप हो जाएगा, या इसको अपन बोलेंगे माइनस का Gm1 m2 अपॉन क्या देगा आपके पास R12 क्यूब, और इसको अपन बोलेंगे R12 वेक्टर लिख देंगे, या इसको अपन लिख सकते हैं Gm1 m2 ओवर R12 क्यूब, और माइनस का R12 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, R21 लिख सकते हैं, या आपके पास R21 हो जाएगा। अब यदि आप F21 को देखते हैं, F12 को देखते हैं, तो F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और F12 की बात करते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इन दोनों को देख के अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपन लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू क्या देगा आपके पास, माइनस का F21 वेक्टर देगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, AR पेयर, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं भी। ये समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो एक बार इतना सा नोट करें आप, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है भाई, किसी भी पार्टिकल पे अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जैसे मान के इसलिए का अर्थ है मास m है, रेडियस r है, ये आपके पास में कोई पार्टिकल है, इसका मास स्मॉल m हो गया, इसकी रेडियस आपके पास में कैपिटल R है ही,
तो अर्थ की ग्रेविटी इस पार्टिकल को पुल करती है अपने सेंटर की तरफ। तो यहां पर आपके पास है जो एफ जी है वो कितना देगा आपके पास है जी, m1 कितना देगा कैपिटल एम, m2 देगा आपके पास स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ जी बराबर कितना देगा आपके पास है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना। चलो अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास है इस प्रकार से कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे 3 पार्टिकल्स रख रखे हैं एम एम एम, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इन तीनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। एफ नेट ऑन ईच पार्टिकल। सॉल्यूशन। अब बात सुनना भी, जैसे मेरे को इस वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स चाहिए, तो इस पार्टिकल पे शेष बचे हुए दोनों पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे। तो इस पर ये भी फोर्स लगाता है, इस पर ये भी फोर्स लगाता है। तो इस पर इसका फोर्स क्या देगा आपके पास है कैपिटल एफ, और इस पे इसका फोर्स क्या देगा आपके पास है कैपिटल एफ। ठीक है ना। और यहां पर दोनों एफ के बीच में एंगल कितना देगा 60। तो नेट फोर्स आपके पास है सेंटर की तरफ आ जाएगा, और सेंटर की तरफ आपके पास आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट। तो ध्यान से देखना, देखो एफ नेट बराबर कितना देगा आपके पास है 2f cos थीटा बाई 2। थीटा कितना देगा 60, 60 बाई 2 30, cos 30 कितना देगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट देगा, ये आपके पास हो जाएगा √3f हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं √3। बात करते हैं f की, बात करते हैं इसके बीच में फोर्स कितना देगा g, m1 m2 क्या देगा m स्क्वायर अपन r स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास नेट फोर्स आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ध्यान से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि यहां पे सेम ऐसा सा क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स का मास कितना भी m है, और यहां पे जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है आपको a दे रखी है, a, और तीनों पार्टिकल्स म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है, भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अपन बात करते हैं all 3 particles are performing circular motion under influence of mutual gravitational force. Then find speed v of each particle. तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले देखो ध्यान से, जैसे ये वाला पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल को ये भी अपनी तरफ खींचता है इस प्रकार से एफ से, ये भी इसको अपनी तरफ एफ से खींचता है। तो नेट फोर्स इस प्रकार से सेंटर की तरफ आ जाएगा, और ये जो नेट फोर्स है वही क्या करेगा, नेसेसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और बाहर की तरफ लगने वाले mv² को बैलेंस करेगा भी। ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास है जो एफ नेट है, एफ नेट कितना देगा आपके पास √3। इसके बाद इसको अपन बोलेंगे g m²/a², ये तो नेट फोर्स हो गया, और ये mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो m v², बात करते हैं अपन r की बात करते हैं, तो r कितना हो जाएगा देवदान से, ये आपके पास है सेंटर हो गया। अब देवदान से ये मान के इसलिए आपके पास r हो गया,
और ये वाला एंगल कितना है अभी 30, तो r cos 30 किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के बराबर हो जाएगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं r cos 30 बराबर a/2। cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2, तो √3r/2 इक्वल टू क्या देगा आपके पास a/2 देगा। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास r बराबर कितना देगा आपके पास a/√3 देगा। तो r को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, a/ ये आपके पास आ जाएगा √3 देगा। तो √3 से अपन √3 को कैंसिल आउट कर देंगे, a से अपन एक और m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो v बराबर कितना देगा आपके पास है gm/a का रूट देगा। भी समझ में आ गई ना बात है ये बात, तो कर लो, इनको भी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किसी भी रोड के कारण किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, कि आपके पास रोड है और ये आपके पास पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास a हो जाएगी। रोड का मास m है, लेंथ l है। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि Gm1m2/r² वाला ये जो फॉर्मूला ये किसके लागू होता है, पॉइंट मास इसके लिए लागू होता है। तो यहां पे ये तो अपने पास रोड है, ये पॉइंट मास है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बनाव मान सकते हैं, ठीक है ना, और एलिमेंट को अपन एक पॉइंट मास मान सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे इसको हमने कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना मान लेंगे। एक आपके पास एलिमेंट ये है, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी देगी आपके पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी x, और ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास dx हो जाएगी। तो इस एलिमेंट का मास कितना देगा आपके पास dm, तो dm बराबर क्या बन जाएगा बताओ, l लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास m/l इंटू लेंथ कितना देगी dx हो जाएगी। अब इस एलिमेंट के कारण इस पे लगने वाला फोर्स क्या बन जाएगा आपके पास df, तो df इक्वल टू क्या देगा आपके पास है g इंटू स्मॉल m इंटू इसका मास कितना देगा dm, अपन यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी x है, तो x²। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी g, इसके बाद कैपिटल M अपॉन क्या देगा आपके पास है कैपिटल L इंटू क्या देगा आपके पास स्मॉल m, ठीक है ना। और इसके बाद ये बन जाएगा आपके पास है dx अपॉन x²। ये तो एलिमेंट के कारण फोर्स हो गया। और यदि इस पार्टिकल पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा अभी, इसके लिए अपने को इस x, भाई ये वाला जो है इस वाले एंड के लिए x बराबर कितना देगा आपके पास में a, और इस वाले एंड के लिए आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास l प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं a से लेके l प्लस a तक इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसके लिए आपके पास में फोर्स F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास में df हो जाएगा। तो बराबर ये आपके पास है g कैपिटल M स्मॉल m ओवर l, और ये आपके पास है dx अपॉन x², और लिमिट अपन लगा देंगे कहां से कहां तक, a से लेकर के a प्लस l तक। तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, इसके बाद में 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x, माइनस 1/x को अपन लिख देंगे 1/x, और लिमिट आपके पास a से a प्लस l तक है, तो इसको अपन बना देंगे a प्लस l से लेके a तक बना देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास में से बराबर g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास l, और इसके बाद में 1/x की जगह a पुट कर देंगे माइनस 1/ ये आपके पास a प्लस l हो जाएगा। अब इसके बाद में से g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई l, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा आपके पास a इंटू a प्लस l, और ये बन जाएगा आपके पास a प्लस l माइनस का a,
तो बन जाएगा आपके पास ए में से ए को काट देंगे और एल बचेगा ऊपर, एल से एल को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए इंटू क्या देगा आपके पास ए प्लस एल। तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला तो आपकी समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं टू स्टार सिस्टम का। टू स्टार सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर दो बॉडीज होती है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन करते हैं, और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? भी ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। तो अपन बात करते हैं टू स्टार सिस्टम में, लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, चलो इसको क्वेश्चन एक टॉपिक बना देते हैं अपन। तो इसके अंदर होता क्या है ध्यान से, एक तो आपके पास में ये पार्टिकल है और एक आपके पास है ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास कितना देगा? m1, और इस पार्टिकल का मास आपके पास m2 देगा। m1 m2 के बीच की डिस्टेंस r है, m2 थोड़ा सा भारी है, इसका इसका सेंट्रोमास इसके पास में, तो ये तो आपके पास है सेंट्रोमास हो गया। तो यहां पर आपके पास है जो m1 है ना, वो m1 क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, ये m1 हो गया। तो ये m1 क्या करता है? इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करता है, और इस m1 का जो सेंटर है वो कहां पे होगा? सेंट्रोमास पे होगा। तो इसका सेंटर भी सेंट्रोमास पे, तो इसका सर्कुलर पाथ अपन इस प्रकार से यू बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास m2 हो गया। तो इस m2 का अपन, इस m2 का है ना, इस m2 का भी सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा। तो इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, या इसको अपन C लिख देते हैं, सिंपल C लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया इसको C। तो m1 है, ये आपके पास m1 का तो सर्कुलर पाथ आपके पास ये बन गया m2 का, सॉरी ये m2 है अभी, m2, ये तो m2 का सर्कुलर पाथ बन गया, ये आपके पास m1 का सर्कुलर पाथ बन गया, ठीक है ना। तो m1 m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास? r। तो c से m2 की डिस्टेंस तो क्या देगा आपके पास? r2, और c से m1 की डिस्टेंस क्या बन जाएगी आपके पास? r1 बन जाएगी। तो यहां पे सेंट्रोमास वाले चैप्टर में मैंने आपको बता रखा कि r1 बराबर कितना देगा बताओ? m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 बराबर कितना देगा आपके पास? m1r अपॉन m1 प्लस m2 देगा, ठीक है ना। और ये मतलब c से m2 की डिस्टेंस, तो इसको तो अपन बोलेंगे c m1, और ये देगा आपके पास है c से m2 की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो मान के चलेगा इसकी जो वेलोसिटी है, इस m1 की वेलोसिटी आपके पास में क्या हो जाएगी भी? v1। तो ये इस प्रकार से इधर की तरफ चल रहा है v1 वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में? इस प्रकार से v2 मान लो, या दोनों का ओमेगा हो जाएगा मान के चलेगा। ये इस प्रकार से इधर की तरफ घूम रहा है, ये भी उधर की तरफ घूम रहा है, तो इसकी भी एंगुलर स्पीड क्या देगी आपके पास? ओमेगा, और इसकी भी एंगुलर स्पीड क्या देगी आपके पास? ओमेगा। दोनों का ओमेगा बराबर होगा, क्योंकि होगा क्या कि थोड़ी देर बाद में ये m1 है, ये तो कहां पर पहुंच जाएगा? इस पर, और m2 कहां पे पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये हमेशा इस प्रकार से डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे रहते हैं अभी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये तो कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा, और ये कहां पे रह जाएगा? पहुंच जाएगा यहां पर पहुंच जाएगा। तो जितने टाइम में ये अपना सर्कल कंप्लीट करता है, उतने टाइम ये भी अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों के लिए t सेम होगा, दोनों के लिए ओमेगा सेम होगा, दोनों के लिए थीटा सेम होगा, यानी एंगुलर क्वांटिटी जो वो तो दोनों के लिए सेम होगी, लीनियर क्वांटिटी सेम नहीं होगी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन इसके लिए बात करते हैं m1 के लिए, तो m1 पे बाहर की तरफ फोर्स कितना लगता है बताओ? m1 ओमेगा स्क्वायर r1,
R1 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, M2R अपॉन M1 प्लस M2 बराबर, अंदर की तरफ क्या फोर्स लगता है अभी, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स बन जाएगा आपके पास है G M1 M2 अपॉन M1 M2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R, इसको अपन बोलेंगे R स्क्वायर बोल देंगे। तो यहां से आपके पास मध्योदान से M1 M2 से M1 M2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये M1 M2 कट गया, और इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास है G इंटू क्या हो जाएगा आपके पास M1 प्लस M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्या बन जाएगा आपके पास R क्यूब, ओमेगा क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2π/t हो जाएगा। यहां से अपन t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होगा इसके, और T1 T2 जो यहां से आपके पास में टाइम पीरियड आएगा उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है ये बात। अब मेन बात तो आपके पास में यही है। अब अगर आपको V1 चाहिए तो V1 बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा R1, V2 आपको चाहिए तो ओमेगा R2 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम भी अपन निकाल सकते हैं, तो क्या बनता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम L1 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, तो mvr, या v को अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, तो m ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो m1 ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा इंटू क्या देगा आपके पास में R1 स्क्वायर, तो इसको R1 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, या इसको अपन लिख सकते हैं L बराबर क्या होता है आपके पास, L बराबर क्या होता है आपके पास mvr बराबर क्या होता है आपके पास m ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में इसको अपन लिख सकते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो कांस्टेंट हो गया एम आर स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि सेंट्रोमास के लिए एम आर बराबर कांस्टेंट होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई, M1 R1 बराबर M2 R2 होता है, यानी एम आर बराबर कांस्टेंट होता है। तो R को अपन क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1/m, तो 1/m स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m, तो यहां से आपके पास L1 अपॉन L2 बराबर क्या देगा आपके पास M2 अपॉन M1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो I की बात करते हैं, तो I इक्वल टू क्या होता है आपके पास mr स्क्वायर होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, या इसको अपन लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, r स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 1/m स्क्वायर, तो यहां से आपके पास I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, ये भी आपके पास m हो जाएगा। तो यहां पे अपन ऐसे लिख देंगे कि θ1 बराबर θ2, ये ऐसे लिख देंगे अपन कि थीटा ओमेगा एल्फा और टी ये तो क्या रहते हैं अभी दोनों के लिए सेम रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस v a ये सब कुछ क्या होते हैं अभी डिफरेंट होते हैं। तो ये आपके पास 2 स्टार सिस्टम हो गया। करें नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे है, आपके पास में ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1, या आपके पास में कोई पार्टिकल है जो कि आपके पास m2 है। इनिशियली दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान सकते हैं। दोनों को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से पास में ला करके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, और चलते चलते जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है v1 हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है v2 हो जाती है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 देगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में v1 प्लस v2 हो जाएगी। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो, ठीक है ना। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी of approach for m1 and m2 when
डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स आर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। फोर्स क्या था? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। देखो पहले का एक्सप्रेशन निकाल देना। A1 इक्वल टू क्या देगा आपके पास? F अपॉन m1, तो ये बन जाएगा आपके पास है जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरे का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास? F अपॉन m2, तो ये बन जाएगा आपके पास है जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपको रिलेटिव एक्सप्रेशन निकालना तो ए रिलेटिव इक्वल टू क्या देगा आपके पास है? जी अपॉन आर स्क्वायर m1 प्लस क्या देगा आपके पास? m2 देगा। और एक को अपन क्या लिख सकते हैं? एक को अपन लिख सकते हैं भैया आपके पास रिलेटिव एक्सप्रेशन हो चुका है, तो एक को अपन लिख सकते हैं v dv अपॉन dr। और यहां पर इसको भी अपन लिख देंगे v रिलेटिव हो जाएगा। ये v रिलेटिव हो गया। जैसे जैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस घटती है वैसे वैसे रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, तो माइनस का साइन लगा दो। और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा वेरिएशन हो रहा है तो इस कारण से माइनस का साइन आ जाएगा यहां पे। अब सुनो ध्यान से देखना। देखो यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं वी आर बराबर वी आर और डी वी आर बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में? बताओ। माइनस का जी m1 प्लस m2 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करते हैं इसका अपन, तो जब दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी थी आपके पास? इनफाइनाइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी आपके पास? जीरो, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे। और डिस्टेंस कितनी हो जाती? आर, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास में वी आर हो जाएगी। तो क्या करते हैं अपन, ध्यान से देखना। देखो वी आर का क्या देगा आपके पास में? वी स्क्वायर बाई टू, तो ये आपके पास में देगा वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा अभी। और टू अपन क्या करते हैं अभी? उधर की तरफ ले जाते हैं, तो बराबर कितना देगा आपके पास? माइनस का टू जी m1 प्लस m2 टू जी m1 प्लस m2 1 बाई आर स्क्वायर का क्या होता है आपके पास? माइनस का 1 बाई आर हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 बाई आर का तो क्या देगा आपके पास? 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का कितना देगा आपके पास? जीरो देगा। तो अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? वी आर बराबर क्या देगा आपके पास? टू जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई आर का रूट हो जाएगा। ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी भी। समझ में आ गई ना बात? ये चीज होगी। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दिए, और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप देख लेना, खुद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक केवीटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा था, ये आपके पास में कोई स्फीयर है, स्फीयर का मास कितना था आपके पास में? m, रेडियस r है। इसके बाद में यहां पे अपने पास कोई पार्टिकल रखा हुआ जिसका मास स्मॉल m है। सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास में? 2r है। और पहले पूरा का पूरा सॉलिड था, अब अपन ने क्या कर दिया, ध्यान से देखना, इसके केविटी बना दिए। ये अपन एक केविटी बना दी इसके अंदर। कि अपन ने इसके अंदर एक केविटी बना दी, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया, शेष बचा हुआ भाग हो गया अभी। तो इस रिमाइंडर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू
रिमाइंडर। करते हैं अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। केविटी की रेडियस हो जाएगी आपके पास r/2। अब ध्यान से, अगर अपने को इस पर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले इसको काटने से पहले इस पे लगने वाला फोर्स निकालो। काटने से पहले कितना फोर्स लग रहा था बताओ? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी आपके पास है 2r। 2r का स्क्वायर कितना देगा बताओ? 4r² माइनस जो आपके पास में पहले का फोर्स है, इसमें से आपको जो रिमूव पोर्शन है उसके फोर्स को माइनस करना है। तो रिमूव पोर्शन है ये रहा, इसका फोर्स अपने को निकालना है। तो वो भी कैसे निकालेंगे? G m1 m2 अपन r² से। तो ये बन जाएगा आपके पास है G, इसका मास कितना हो जाएगा? अभी m/8 होता है, सबको मालूम है। सेंट्रोमास वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल m/8 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल m अपॉन इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 3r/2 का 3r/2। तो 3r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 9r² बाई ये आपके पास है 4 बन जाएगा भाई, 4 बराबर ये बन जाएगा आपके पास है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r² माइनस। इसके बाद में इसको अपन देखते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m बाई 8, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 4 आ गया, तो 8/4 कितना था? 2, और 9 इंटू 2 कितना देगा? 18 हो देगा। तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 18r² हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अभी। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या देगा आपके पास में? r²। और 36 अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 कितना देगा आपके पास है? 7। तो 7G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 36r²। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। इसको भी कर ले, नोट कर लें आप। तो चलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अभी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? देखो, कोई भी आपके पास मास पार्टिकल होता है, वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है? एक फील्ड डेवलप करता है, और इस फील्ड को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और यदि इस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा मास पार्टिकल एंटर करता है तो इस स्थिति में उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप जान ही गए। अब एक होती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। इंटेंसिटी क्या होती है भाई? अब किसी पॉइंट पे फील्ड कम होता है, किसी पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होता है, तो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट है उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो ये तो आपके पास कोई पार्टिकल है और ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है? इस प्रकार से इसने कोई फील्ड डेवलप कर रखा है, ये फील्ड है, और इस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। यही आपके पास इस प्रकार से ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ये तो आपके पास पार्टिकल हो गया, इसको अपन बोल देंगे m, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा अभी। और अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई भी एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ठीक है ना। ये पार्टिकल है, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। क्या आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से कैपिटल M। अब इससे r डिस्टेंस पर अपने पास में कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? कोई पार्टिकल रख देते हैं, स्मॉल m रख देते हैं, ठीक है ना।
अब इस स्मॉल एम पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एफ जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ जी। तो यहां पर आपके पास जो एफ जी है वो एफ जी क्या बन जाएगा आपके पास है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और यदि इसको अपन इस स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ईजी आ जाएगा। तो ईजी बराबर क्या देगा आपके पास, एफ जी अपॉन एम, और बराबर क्या देगा, अगर अपन एम से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ईजी बराबर क्या होता है आपके पास, एफ जी बाई एम होता है। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ईजी बराबर क्या होता है आपके पास, एफ जी डिवाइडेड बाई एम होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, एफ जी क्या होता है, न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगा। एफ जी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं एम इंटू क्या देगा आपके पास, ईजी। ठीक है ना। तो एफ जी बराबर क्या देगा आपके पास, एम इंटू ईजी हो जाएगा। समझ में आ गई ना बातें। तो ये आपके पास फोर्स हो गया। तो फोर्स अपन कैसे निकालते हैं, मास इंटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, ये बात होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके लिए भी पॉइंट मास के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर पॉइंट मास के लिए बात करते हैं। ये आपके पास कोई पॉइंट मास है कैपिटल एम, इससे आर डिस्टेंस पर ये आपने स्मॉल एम रख दिया, इस पे लगने वाला फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर दिया जैसा अपन ने अभी भी किया है। ये आपके पास फोर्स हो गया, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपके पास ईजी की डायरेक्शन होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ईजी कुछ तो क्या होता है, एफ जी बाई एम। तो एफ जी और ईजी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है ना। तो यहां से आपके पास ईजी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ जी अपॉन एम, और बराबर कितना देगा आपके पास है, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और यदि इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगा आपके पास ईजी वेक्टर इक्वल टू, इसको अपन बोलेंगे जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इस ईजी की बात करते हैं, ईजी की डायरेक्शन की, तो ईजी वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर इसके अपोजिट होती है, क्योंकि आर वेक्टर तो दूर की तरफ होता है और ईजी वेक्टर पास की तरफ होता है। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का, ये आपके पास आर क्यूब हो जाएगा, या इसको अपन बोलेंगे माइनस का जी एम अपॉन आर क्यूब, इसको अपन क्या लिख देंगे, आर वेक्टर लिख देंगे। ठीक है ना। और इसके बाद यहां पे अपन देख चुके हैं कि ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है, यानी ईजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं कि ईजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अपन ईजी और आर के बीच में ग्राफ बना देंगे। अब आपको पता है कि जो ईजी होता है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है। भाई इस पार्टिकल की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करता हूं तो ईजी होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास आर पॉजिटिव होगा ना तो ईजी नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा। यहाँ पे तो अपन बात करते हैं ईजी और यहाँ पर अपन आर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना वो ग्राफ इस प्रकार से यू बन जाएगा अभी। और ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्या, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला ही बोलेंगे इसको अपन। ये आपके पास हो जाएगा हाइपरबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। समझ में आ गई ना बातें। और पॉइंट मास के बाद में इस पे अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं एक दो। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ये आपके पास एम हो गया, ये 9m हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपके पास r। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो बात सुना भी, न्यूट्रल पॉइंट की अपने को m से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास कोई पॉइंट हो गया, इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो इस पर इसके कारण जो फील्ड है वो जाएगा आपके पास E1, और इस पॉइंट पर इसके कारण जो फील्ड है
वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, आपके पास E2 देगा। और यहां पर E1 और E2 इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं। ये आपके पास N हो गया, ठीक है ना। और इस N की इस M से ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो तो आपके पास क्या बन जाएगी बताओ, x। ये तो डिस्टेंस आपके पास x होगी, और टोटल डिस्टेंस कितनी आपके पास r है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे r माइनस एक्स बोल देंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका, देखो ध्यान से। यहां पे आपके पास है E1 और E2 इक्वल एंड अपोजिट, तो E1 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, G m अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, G इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जीएम से जीएम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और दोनों तरफ से रूट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3:1 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में r माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो ये आपके पास 4x बराबर क्या देगा r, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास r/4। यही आपके पास आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो कर ले, इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन रिंग है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या था भाई, आपके पास में पॉइंट मास था, और सेकेंड अपन बात करते हैं कि इसके लिए कोई भी आपके पास में यूनिफॉर्म रिंग है और रिंग का मास कितना भी m, रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास r। तो ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी एक रिंग हो गई है, इसका मास कितना भी m और इसकी रेडियस कितनी r है, ये आपके पास r हो गया, और ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई भी, और ये आपके पास x डिस्टेंस है, यहां पर अपने को Eg चाहिए। तो अगर अपन किसी भी पार्टिकल को यहां पे रखेंगे तो ये पार्टिकल इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो आपके पास जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी, तो इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से Eg बोल देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो आपके पास में जो Eg है उस Eg का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी भी। तो Eg बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये तो अपने पास Eg हो गया, ठीक है ना। और यदि अपन बात करते हैं सेंटर पे बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं 8 सेंटर। सेंटर पर आपको मालूम है कि x बराबर क्या होता है आपके पास है 0, सेंटर पर x बराबर क्या देगा आपके पास में 0, और यदि x बराबर अपन 0 पुट कर देंगे इस स्थिति में, तो आपके पास Eg है, तो Eg भी कितना देगा 0 देगा, कितना देगा 0। और यदि अपन Eg और x के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इस स्थिति में अपने को ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है, देखो ध्यान से। इस स्थिति में जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे से पहले तो Eg का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में x बराबर r/√2, x बराबर r/√2 पे Eg मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में Eg वापस घटने लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। ये Eg हो गया, ये आपके पास x हो गया, और अगर अपन इस सेंटर के इधर की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन चलेंगे तो Eg नेगेटिव होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन चलेंगे तो Eg पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कैसे, इस प्रकार से इधर की तरफ मैं चलता हूं, तो यहां पे ये आपके पास कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो Eg है वो इस प्रकार से इधर की तरफ होता है। तो अपन बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो ग्राफ बनेगा ऐसा, यहां से इस प्रकार से यूं नीचे की तरफ जाएगा, इस प्रकार से यूं जाकर के फिर उसके बाद यूं होकर के वापस इस प्रकार से यूं आ जाएगा।
तो यहां पर आपके पास x बराबर प्लस का r/√2 देगा। और फिर उसके बाद यदि अपन इधर की तरफ चलेंगे तो इस स्थिति में ग्राफ इस प्रकार से यूं चलते हुए इस प्रकार से यूं देगा भी, ठीक है ना, यूं देगा। तो यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा भी, माइनस का r/√2। तो यहां पर आपके पास क्या देगा भी, Emax हो जाएगा। क्या देगा, Emax। तो किसी भी रिंग के लिए जो E होता है वो मैक्सिमम कहां पे होता है बताओ, x बराबर प्लस r/√2 या माइनस r/√2 पे होता है। और सेंटर पे E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है सिमेट्री के कारण। ठीक है भाई। रिंग के बाद में अगला अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड, ये देगा आपके पास होलो स्फीयर, मास कितना m, रेडियस कितनी देगी r। होलो स्फीयर की बात करते हैं अभी। ये आपके पास में कोई होलो स्फीयर है। अब यहां पे अपन बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस हमेशा अपन सेंटर से मेजर करेंगे। ये आपके पास है सेंटर O गया। और अगर अपन जैसे बाहर की बात करते हैं तो इसके आउटवर्ड पॉइंट के लिए यहां पे जो E होता है बराबर होता है आपके पास है Gm/r²। Gm/r²। और इसकी डायरेक्शन होती है इस प्रकार से इधर की तरफ, डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। और यदि अपन सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे क्या होता है अभी, E सरफेस बराबर होता है आपके पास है Gm/R²। ये मैक्सिमम होता है। और यदि इसके अंदर की बात करें, सेंटर की बात करें, तो अपन लिख सकते हैं कि E in बराबर क्या देगा आपके पास है, E सेंटर बराबर क्या था आपके पास है, 0। और यदि इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। ये अपन R लेते हैं, यहां पर अपन लेते हैं इस प्रकार से EG। ये तो आपके पास R बराबर 0 हो गया। ये आपके पास R बराबर R हो जाएगा। और आगे की तरफ अपन चले जाएंगे और यहां पर E बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, माइनस का Gm/r² हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे माइनस का Gm/R²। अब इस सेंटर से लेके सरफेस तक तो E कितना होता है, 0 होता है। तो ग्राफ चलेगा इस प्रकार से U। और सरफेस पर पहुंचते ही जो E होता है वो अचानक से कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे E क्या होता है, अभी घटता है। E का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से घटता है। इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो यहां पर तो आपके पास E बराबर कितना देगा भाई, 0। और यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे हाइपरबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब यहां पे जो ग्राफ है उसके अंदर E नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव केवल डायरेक्शन की वजह से है कि अगर अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो E आपको नेगेटिव डायरेक्शन में प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी नेचर होती है अट्रैक्शन की। ठीक है ना, तो ये आपके पास होलो स्फीयर है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आपने डिस्कस कर लिया है अभी। ठीक है भाई, तो इनको करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं अपन फिर। चलिए बच्चों, होलो स्फीयर के बाद में अपन सॉलिड स्फीयर डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में लेक्चर अपन यहाँ पे एंड कर देंगे और अगले लेक्चर में बची हुई बातें अपन कंप्लीट करेंगे फील्ड के बारे में। ठीक है ना, तो इसके बाद में फोर्थ, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। मास इसका भी m है, रेडियस r है। ठीक है ना, जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर होने का मतलब है कि इसके अंदर मसाला भरा हुआ है, यानी इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है होलो स्फीयर की तरह। तो सबसे पहले अपन बाहर जाते हैं, इसका सेंटर O हो गया, रेडियस इसकी R है। तो अगर अपन बाहर बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से फील्ड हमेशा पता है ना सेंटर की तरफ होता है।
तो यहां पे ई आउट बराबर क्या होता है आपके पास है GM/r², वही होता है। और इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी भी, इसके बाद बात करते हैं अपन सरफेस की। तो ई सरफेस बराबर क्या होता है आपके पास है GM/R², ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं अंदर की, बात करते हैं अंदर की, यहां की। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पे जो ई इन है वो कितना होता है आपके पास है GMR/R³। और यदि अपन सेंटर की बात करते हैं तो ई सेंटर बराबर कितना देगा आपके पास है 0 देगा। ई सेंटर बराबर कितना देगा आपके पास है 0। तो अगर अपन बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा इसके लिए, ध्यान से, ये R हो गया, ये आपके पास E हो जाएगा। तो ये तो आपके पास है E बराबर कितना देगा 0, और ये आपके पास है स्मॉल r बराबर कितना देगा कैपिटल R, और यहां पर E कितना देगा आपके पास है माइनस का GM/R²। अब अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखो, यहां पर तो आपके पास E बराबर कितना है 0, यहां पर E कितना हो जाता है आपके पास, बताओ माइनस का माइनस का मैंने नहीं लिखा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो GM/R² हो देगा, ये माइनस का GM/R² हो गया। अंदर अगर अपन बात करते हैं तो E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, तो E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस प्रकार से U। और फिर बाहर की बात करते हैं तो GM/R² हो जाएगा, तो इस प्रकार से हाइपरबोला बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, और यहां पर अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा भाई, ये बात होगी। तो इस प्रकार का सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी फॉर्मूले आपको याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक अपन जैसे मतलब इनफाइनाइट वायर की बात कर लेते हैं, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 5th हो जाएगी, और इसकी जो लेमडा है वो क्या देगी आपके पास, लीनियर मास डेंसिटी, और यूनिट होती है इसके किलोग्राम पर मीटर, यानी यूनिट लेंथ का जो मास है वो लेमडा है। तो जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास लाइन मास हो गया, ये कोई लाइन होगी, कोई भी वायर मान लो इसको आप, और इससे r डिस्टेंस पर, यहां पर इस पॉइंट पर अगर अपन बात करते हैं तो इधर की तरफ आपके पास EG हो जाएगा, और यहां पर जो EG होता है क्या होता है आपके पास 2G लेमडा डिवाइडेड बाई R होता है भाई, क्या होता है आपके पास 2G लेमडा डिवाइडेड बाई R होता है, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो यहां पर आपके पास है जो EG होता है वो R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, और R क्या होती है भी, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है भी, ठीक है ना, ये बात होगी। तो बच्चों ये था आज का अपना लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर अपन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन ने डिस्कस किया, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने किए, ग्रेविटेशनल फील्ड अपन ने डिस्कस किया इसके अंदर, और इसके बाद में वेरियस जो मास डिस्ट्रीब्यूशंस है उनके लिए अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ्स है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर पर यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और इन चीजों को करें, नोट करें भी आप, ठीक है।